नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईएमआरई का लेक्चर लेंगे जो कि होगा उच्च वोल्टेज लाइन और भू सापेक्ष प्रतिरोधी यानी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन और हाई वोल्टेज लाइन एंड इंसुलेशन फॉर्म ऑफ अर्थ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यदि हाई वोल्टेज और भू सापेक्ष विद्युत रोधी क्या होता है और इनका कैसे समायोजन किया जाता है, क्या क्या दोष होते हैं, खतरे होते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यदि उच्च वोल्टेज लाइनें भू संपर्क ना की जाए यानी हाई वोल्टेज को अर्थिंग से ना जोड़ा जाए तो कोई हानि नहीं। 66 केवी और कभी कभी 110 केवी तक की लाइनें भी भू संपर्क बनाई जाती हैं। विदेशों में इस प्रकार की लाइनों के परिणाम उत्साहवर्धक हैं। इस प्रकार की लाइनों में लकड़ी के खंभों का उच्च विद्युत रोधी प्रयोग किया जाता है। भू संपर्क रहित लाइनों के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, हवा, बर्फ आदि के कारण उत्पन्न होने वाले दोष पूर्णतः दूर हो जाते हैं। यानी हवा से, बर्फ़ पड़ने से आदि से जो दोष होते हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनमें चालक क्रॉस भुजा पर क्षैतिज दिशा में बिछाए जाते हैं। इस तरह से ऐसे ये क्रॉस भुजा होती है, इस पे चालक इस प्रकार से बिछाए जाते हैं। ठीक है। चालक के कंपन से उत्पन्न खतरा कम हो जाता है। दूसरा, चिड़िया, वृक्षों की शाखाओं, शुष्क घास के कारण उत्पन्न दोष बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की लाइनों में भू सापेक्ष आर्क उत्पन्न नहीं हो सकता है। अगला है, एरियल भूतार न लगाने के कारण लाइन के मूल्य में बचत हो जाती है, क्योंकि भूतार जो लगता है उसकी भी तो कुछ कॉस्टिंग होती है, वो जुड़ जाती है। नहीं लगाएंगे तो घट जाएगी। बड़े पार्ट बनाए जा सकते हैं। खंभों की ऊंचाई कम की जा सकती है। अगला है, तड़ित से लाइन की रक्षा में उत्साहपूर्वक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि लकड़ी के खंभों की प्रतिबाधिता बहुत उच्च होती है। एक अच्छे लकड़ी के खंभे का औसत आवेग दमक 4.66 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है, जबकि 11 केवी पृथक्कारी का यह मान 3 से 83 प्रति सेंटीमीटर तक हो सकता है। अर्थात लकड़ी के खंभे के विद्युत रोधी गुण बहुत ही अच्छे होते हैं। अगला पॉइंट है, लाइन के अनुरक्षण मूल्य कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब अर्थिंग नहीं जोड़ेंगे तो रखरखाव कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइन के अनुरक्षण में मितव्ययिता अर्थात इकोनॉमी मेंटेनेंस ऑफ लाइन, ये क्या होती है? जहाँ तक संभव हो 66 केवी और उच्च वोल्टेज की लाइनों के मार्ग को प्रदूषण वाले क्षेत्रों से बचाना चाहिए। प्रदूषण वाले क्षेत्रों से बचाने के लिए लाइन को घुमाना और इसकी कुछ लंबाई बढ़ा देना अधिक अच्छा होगा, और इसके अंतर्गत इसके अनुरक्षण में मितव्ययिता होती है। जैसे कि यदि प्रदूषण वाले एरिया में लाइन ले जाते हैं तो बार बार फॉल्ट उत्पन्न होगा। वह फॉल्ट जो है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो लाइन थोड़ी सी बढ़ा देने पर अगर प्रदूषण वाले एरिया में ना जाए तो कम फॉल्ट होगा। इससे उसकी कास्ट बदल जाती है और बढ़ जाती है। ऊंचे टीले वाली पृथ्वी पर पार्ट से लाइन के मार्ग को बचाना चाहिए, और यदि ऐसी ऊंची पृथ्वी पर से लाइन को गुजारना आवश्यक ही हो तो खंभों के मध्य पार्ट की दूरी अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए या कम रखनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो चालकों को क्रॉस भुजा पर क्षैतिज स्थिति में बिछाइए। ऐसा करने से चालकों के आपस में टकराने का खतरा कम हो जाता है। क्षैतिज स्थिति में जब बिछाएंगे तो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, ये चांसेस कम हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है, 66 केवी तक की लाइनों पर यदि संभव हो तो लकड़ी के खंभे और तांबे के चालक प्रयोग करने चाहिए। लकड़ी के खंभे यूज़ हो जाएं और जो चालक हैं वो तांबे के प्रयोग किए जाएं। चालक के मध्य यांत्रिक जोड़
यथासंभव नहीं लगाने चाहिए, यांत्रिक जोड़ लगाएंगे वहीं से फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। भारत में लकड़ी के खंभों का प्रचलन नहीं है, यहाँ तांबा कम मात्रा में प्राप्त होने के कारण साधारणतः एल्यूमीनियम या SCA के तार का ही प्रयोग करते हैं। इस्पात से बने सभी भागों को जस्तीकृत कर देना चाहिए। इसके बाद अगला है सिरोपरी लाइन का वार्षिक ओवरहाल यानी एनुअल ओवरहाल ऑफ ओवरहेड लाइंस। कम से कम वर्ष में एक बार उपभोक्ताओं को पूर्व सूचित करने लाइन को बंद करके शटडाउन लेकर इसका ओवरहाल माने संपूर्ण निरीक्षण करना चाहिए। लाइन के ओवरहाल में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अब क्या क्या कार्य हैं वो हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे टूटे या चटके पृथक्कारी तथा तारों व फिटिंग को बढ़ाना या बदलना। दूसरा है खराब हो रहे घिसे हुए पृथक्कारी तथा तारों व फिटिंग को बदलना। तीसरा है लाइन की सभी फिटिंग्स को कसना, जितनी भी फिटिंग्स होंगी लाइन में उनको कसना। जंग लगे लोहे व धातु अंगों को पेंट करना। जंग लगने से लोहे की पावर कम हो जाती है, पावर मतलब उसमें कमजोरी आ जाती है जिससे लोहा टूट सकता है। चालक तारों का तनाव झोल तथा इसके मध्य अंतराल को मापना तथा उसे ठीक करना। हवा आंधी तूफान से झोल बढ़ जाता है। लाइन पर झुकी पेड़ की डालियों और अन्य बाधाओं को छांटना या दूर करना। खंभे क्रॉस आर्म या तारों से लिपटी हुई पतंग की डोर घोंसले जाल आदि को हटाना। जंग लगे खंभों पर एल्यूमीनियम का पेंट करना। स्टे तार को कसना तथा झुके हुए खंभे को सीधा करना। भू प्रणाली का प्रतिरोध मापना यानी अर्थ टेस्टिंग करना। और अगला एवं लास्ट है लाइन के साथ लगी सभी नियंत्रण युक्तियां व उपकरण की जांच करना। आगे जांच करना और विद्युत भार पर उनकी उपयोगिता का आकलन करना। इतने कार्य जो है वो सिरोपरी लाइन के वार्षिक ओवरहाल में किए जाते हैं। अर्थात साल दर साल जो है लाइन की टेस्टिंग होना बहुत अनिवार्य होता है स्टूडेंट्स। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इमरजेंसी फॉल्ट हो सकता है जिससे बहुत अधिक असुविधा हो सकती है एवं कार्य करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। इसके बाद का अगला टॉपिक होगा स्टूडेंट्स भूगर्भ केबल एवं दोष यानी अंडरग्राउंड केबल्स और ट्रबल शूटिंग्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा सा आज के लेक्चर में समझा देते हैं, कल इसका वीडियो लेक्चर दे देंगे हम इसी तरह का। इसका नोट्स भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग है भूगर्भ केबल एवं दोष, अर्थात इंग्लिश में कहेंगे तो अंडरग्राउंड केबल्स एंड ट्रबल शूटिंग, यानी जो दोष होगा उसको दूर करना ट्रबल शूटिंग कहलाता है, ट्रबल शूटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। विद्युत शक्ति के संचरण एवं वितरण हेतु दोनों में ही भूगर्भ केबल प्रयोग की जाती है, यानी शक्ति के संचरण में भी और वितरण में भी दोनों ही प्रकार में भूगर्भ केबल का प्रयोग किया जाता है। शहरों एवं कस्बों में प्राथमिक वितरण 11 kV साधारणतया भूगर्भ केबलों द्वारा ही किया जाता है। सिरोपरी लाइन एवं भूगर्भ केबलों के द्वारा शक्ति वितरण में कुछ लाभ भी हैं, इसी तरह से कुछ हानियां भी हैं जो निम्न प्रकार हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिरोपरी लाइनों की संस्थापन करना बहुत आसान होता है जबकि भूगर्भ केबलों को बिछाना बहुत ही कठिन है। दूसरा पॉइंट है सिरोपरी लाइनों में टेपिंग लेना सुगम है, भूगर्भ लाइनों में टेपिंग होना बहुत ही कठिन है।
एक ही इकाई, उल्टा हो गया सर स्टूडेंट्स, देखिए सिरोपरि लाइनों में टेपिंग लेना सुगम होता है, भूगर्त केबिलों के सापेक्ष अधिक टेपिंग ली जा सकती है किसमें, सिरोपरि लाइनों में। तीसरा पॉइंट है, एक ही इकाई पर एक से अधिक लाइनें बिछाई जा सकती हैं, भूगर्त केबिलों के सापेक्ष सिरोपरि लाइनों का संस्थापन एवं अनुरक्षण मूल्य कम होता है, घने बसे इलाकों में जहां सिरोपरि लाइनों को संस्थापित करना कठिन है, भूगर्त केबिलें बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। भूगर्त केबिलों की विशेषता यह है कि दिखाई नहीं देती, संस्थापन अधिक साफ सुथरी दिखाई पड़ता है। बड़े शहरों और कस्बों में उच्च वोल्टेज पर शक्ति के संचरण वितरण तथा एलटी वितरण, स्ट्रीट लाइट तथा भवनों की वायरिंग में भी भूगर्त केबिलें प्रयोग की जाती हैं। यानी मिला जुला के भूगर्त केबिलें ज़्यादा अच्छी होती हैं और साफ़ सुथरी दिखाई पड़ती हैं, बजाय कि जो सिरोपरि केबिलें होती हैं। अंतर बस इतना होता है, फॉल्ट खोजने में मुश्किल होती है, इनका संस्थापन अपेक्षाकृत कठिन होता है। सिरोपरि लाइनों से इनको आसानी से सही नहीं किया जा सकता, हालांकि इसमें आसानी से फॉल्ट भी नहीं उत्पन्न होता। ये सभी गुण और दोष हैं, इनके बारे में कल विस्तृत अध्ययन होगा। भूगर्त केबिल जो होती है वो अलग तरह की भी होती है, उसके ऊपर इंसुलेशन की एक परत भी होती है, उसमें सेपरेटर, फिलर, व्यापित पेपर, विद्युत रोधी, गूथे हुए चालक आदि होते हैं। तो भूगर्त केबिल क्या है और यह कैसे बिछाई जाती है, बिछाने में क्या सावधानी होगी, केबिल जोड़ बनाने में क्या सावधानी है, केबिल सिरों को सील कैसे किया जाएगा, केबिल में उत्पन्न दोष की खोज कैसे करी जाएगी, वैद्युत दोष व उनके कारण प्रभाव बताना होगा, किस प्रकार से खोजेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, ये सारे अगले लेक्चर्स में दिया जाएगा, जिसमें 3 से 4 लेक्चर्स अभी इस लेसन के बचे हैं। इसके बाद यह लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान लगा के मन से पढ़िए, टॉपिक जो दी जाती है, जो पढ़ाई जाती है, इसको समझिए और समय समय पर नोट्स मेंटेन करते रहिए। यही नोट्स आपको एग्जामिनेशन में मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।